अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आकिब जावेद, एनेबलर रिप्रेजेंटेटिव सरगोदा। जैसा कि मैंने कल वीडियो में अनाउंस किया था कि हम एक सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें एनेबलर्स कैंपस सरगोदा के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको इनवाइट किया जाए, उनकी जर्नी को रिकॉर्ड किया जाए, जिसमें चाहे वो हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, चाहे वो स्ट्रगलिंग स्टोरीज़ हैं, चाहे उन्होंने इस फील्ड को छोड़ दिया है, ई कॉमर्स को छोड़कर वो किसी और फील्ड में चले गए हैं, उनको बुलाकर हम यहाँ पर प्रॉपर उनकी जर्नी को रिकॉर्ड करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोग ई कॉमर्स में आने से पहले ये देख सकें कि जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उन्होंने ये स्ट्रगल्स फेस की, इतना उन्हें टाइम लगा, इस रीज़न की वजह से उन्होंने इस ई कॉमर्स की फील्ड को छोड़ दिया ताकि आप इजीली अपना डिसीजन बना सकें कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सरगोदा कैंपस के जितने भी स्टूडेंट्स हमको 1 by 1 हम इनवाइट करेंगे और आज की जो हमारी पहली एपिसोड है एनेबलर सरगोदा चैम्पियंस एंड स्ट्रगलिंग स्टार्स की, उसमें हमने जिन गेस्ट को इनवाइट किया है वो मोहम्मद एहशाम साहब हैं और ये हमारे मास्टरी बैच 3 के स्टूडेंट भी हैं सरगोदा कैंपस के, और इसके अलावा वोर को भी इन्होंने काफ़ी टाइम इन्होंने ज्वाइन किया है। दैन उसके बाद ये हमारी सरगोदा टीम के प्रॉपर एक मेंबर भी बन चुके हैं और अब ये ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं और इसके अलावा पूरे हमारे ऑफिस को मैनेज भी कर रहे हैं। तो चलिए हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, जैसा कि हमने कल अनाउंस किया था तो सबसे पहले हमने आपको इनवाइट किया है क्योंकि आप काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर भी चुके हैं और कल भी स्टूडेंट रहे हैं और बोर्ड में भी आपने टाइम स्पेंड किया है। तो सबसे पहले जो हमारी ऑडियंस, जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो जानना चाह रहे हैं कि आपने इस जर्नी को स्टार्ट कैसे किया, कैसे आपने डिसीजन बनाया कि मुझे ई कॉमर्स की जर्नी में जाना चाहिए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें मैंने स्टार्ट जो किया अपने करियर को, आई डिड मास्टर इन IT। सो मैंने जॉब्स की डिफरेंट और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होने की वजह से कनेक्ट नहीं कर पाया इन चीज़ों को वहाँ पे जहाँ पे मैं जॉब्स कर रहा था। तो फिर क्योंकि IT बैकग्राउंड है तो कुछ चीज़ों का आइडिया था और मैंने वेबसाइट क्रिएट करने की तरफ गया कि बिज़नेस को लेकर चलता हूँ आगे। तो व्हाइल आई एम सर्चिंग फॉर अ वेब डेवलपर, तो वहीं पे मेरे पास जो है सर साहब की वजह जो है उनकी एक पोस्ट नेबर्स को मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे देखा और फिर इसके बाद मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये आइडिया हो गया था कि मुझे जो एक डायरेक्शन है वो मिल चुकी है। तो इसके मुताबिक आपने सोशल मीडिया पर देखा ई कॉमर्स को, एनेबलर्स को, तो उसके बाद आपको एनेबलर्स कैंपस सरगोदा का कैसे पता चला कि आपने जब एक डिसीजन अपना बना लिया कि मुझे ई कॉमर्स की जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए, तो सरगोदा कैंपस का कैसे आपको आइडिया हुआ या किसी दोस्त ने बताया, सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता चला कि एनेबलर्स का सरगोदा में भी कैंपस और वहाँ पर मुझे ज्वाइन करना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं सर्च आउट कर रहा था तो मुझे फर्स्ट जो पोस्ट है वो नज़र आई, तो वहीं पे मैंने वो आइडिया हुआ कि जी enablers.org जो हमारी वेबसाइट है एनेबलर्स की, तो उसको मैंने एक्सप्लोर किया और वहाँ से जाके राइट इन्फॉर्मेशन फॉर राइट प्लेस। तो मैंने वहाँ से चीज़ों को सर्च आउट किया, कैंपसेस की जहाँ पे बात है, तो जब मैंने देखा कि कहाँ कहाँ पे कैंपसेस हैं तो मुझे सरगोदा का जो कैंपस है वो भी मेरे नज़रों से गुजरा और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि सरगोदा में कैंपस फिजिकली है, अब मुझे कहीं दूसरी सिटी ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि जब आपको एनेबलर्स का भी पता चल गया, ई कॉमर्स का भी कुछ आपको थोड़ा बहुत हो गया, तो डायरेक्टली आपने पेड ट्रेनिंग की तरफ आप आ गए या पहले आपने कुछ एनेबलर्स के मीटअप्स को ज्वाइन किया और कुछ जो एनेबलर्स की फ्री वीडियो सीरीज़ है वहाँ से कुछ चीज़ों को देखा, उसके बाद डिसीजन बनाया या फ़ौरन ही आपने ई कॉमर्स में आने का डिसीजन बना लिया? जी, जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि IT का बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे कहीं ना कहीं हेल्प आउट होता है जर्नी का। तो वो कुछ चीज़ें थी कि रिसर्च वर्क करना, तो मैंने स्टार्ट में ही देख लिया था कि EVS जो है वहाँ से आपको स्टार्ट लेना चाहिए, ऑल दो कि आप आगे कैरियर में ग्रो करना है। तो मेरी फर्स्ट जो मीटिंग थी आपके साथ तो जब तो मैंने आपसे मुलाकात की तो आपसे मैंने ये सजेशन लेनी थी क्योंकि राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो सजेशन के साथ मुझे मिलनी थी। तो मैंने सजेशन ली आपसे, तो आपने ही मुझे सेकंड कर दिया इस बात को कि बिल्कुल आपको EVS के साथ स्टार्ट करना चाहिए और फिर फर्दर आगे मूव होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद EVS कुछ टाइम आपने देखी और आपको लगा कि मुझे पेड ट्रेनिंग की तरफ आना चाहिए, तो पेड ट्रेनिंग जब आपने ज्वाइन की तो ऑब्वियसली आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी हमें लेकर, एनेबलर्स को लेकर, मुझे लेकर, तो वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हुई उस पूरी ट्रेनिंग में जो आप एक लेकर आए थे कि एनेबलर्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और इसमें ये चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर एनेबलर्स कैसा आपको नज़र आया, क्या आप उसका एक फीडबैक देते हैं?
जी, इसमें प्रोस्पेक्टिव जो है अप्रोच ऑफ माइंड मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक अदर स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या इस चीज़ को लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेता हूँ। उसमें यह है कि मेरे लिए अनेबल्स, जैसे मैंने बताया, डायरेक्शन चाहिए होती है आपको, तो डायरेक्शन 2 अनेबल्स में दे दी है। उसमें पूरा एक रोल मॉडल देखें आप, इसमें प्रॉपर EVS है आपके पास, पेड ट्रेनिंग है, और प्लस जो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है कोवर्किंग स्पेसेस। कि फॉर एग्जांपल आप जो है अपनी स्किल को इन्हांस करें और प्रैक्टिकल जर्नी को जब आपने आगे लेके जाना है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो रोल है वो कोवर्किंग स्पेसेस के, लाइक माइंडेड पीपल्स हैं आपके पास, वहाँ पे प्रॉपर एजेंसीज को बिल्ड कर सकते हैं, स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं, इंडिविजुअली कैरियर को ग्रो कर सकते हैं। तो ऑल दो अनेबल्स ने जो है वो अपना ऑलरेडी ही आपके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है। एज अ स्टूडेंट जो है हमें ये सोचना चाहिए कि हमने कैरियर को ग्रो कैसे करना है, तो ऑल दो कि हमें वहाँ पर वर्किंग करनी चाहिए, जो कि मैंने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिया आपकी गाइडेंस में, और ये काफ़ी हेल्पफुल रही है मेरे लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये बताएं हमें कि ट्रेनिंग आपने पूरी लेने के फ़ौरन बाद आपने अपने आप को कैसे ग्रो किया, आपने वॉर्क ज्वाइन किया, वॉर्क अगर ज्वाइन किया तो उसमें क्या सीखा आपने, उसका क्या आपको बेनिफिट हुआ वॉर्क ज्वाइन करने का, और कितने अरसे के लिए आप वॉर्क में आकर बैठे और किस तरीके से आपने अपनी जर्नी को मज़ीद एक सक्सेसफुल की तरफ लेकर आपकी वॉर्क के थ्रू। जी, इसमें यह था कि जी मैं गोल्स लेकर आया था, प्लान थे और प्लान ऑफ एक्शंस भी थे मेरे पास। तो गोल्स को ये है कि मैंने यही मैं सम टाइम सोचता था कि मुझे बताना ना पड़े कि गोल्स हैं, तो मैं कहीं ना कहीं चाहता था कि दिखने भी हों, परफॉर्म होते हुए नजर आए। तो EVS की फॉर्म में फर्स्ट जो मुझे एक गोल मिला उसको मैंने अचीव किया कि मैंने पूरी जो है सीरीज़ देख ली थी अपने, जो वर्चुअल असिस्टेंट का हमारा कोर्स होता है वो प्रॉपर मैंने देखने के बाद फिर मैं पेड ट्रेनिंग की तरफ आया था। और अब उसके बाद मेरे पास एक डिसीजन था कि 3 मंथ का तो मेरे पास गोल आ चुका है, लेकिन आगे 3 मंथ कैरियर को ग्रो करने के लिए क्या ऐसी चीज़ है जो कि मैं कर सकता हूँ। तो वो कोवर्किंग स्पेसेस और आपकी गाइडलाइन, वहाँ पे चीज़ों को समराइज़ किया और फिर मैंने इवेंचुअली एक स्टेप लिया ट्रेनिंग के बाद कोवर्किंग स्पेसेस। लाइक मेरा जो एंड ऑफ डे था क्लास का, उसके नेक्स्ट डे ही मेरी जो कोवर्किंग स्पेसेस में मैंने अपने आप को वहाँ पे एनरोल कर लिया था। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने 3 महीने की ट्रेनिंग भी ज्वाइन की, पेड ट्रेनिंग, और उसके बाद कोवर्किंग स्पेस में भी आप काफ़ी टाइम के लिए आए। तो इस पूरी जर्नी में आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, कितनी स्ट्रगल आपको करनी पड़ी अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में या पहले अपनी अर्निंग स्टार्ट करने में, वो थोड़ा सा हमें बताएं ताकि लोगों को पता चल सके जो इस फील्ड को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसमें आना चाह रहे हैं, उन्हें पता हो कि अगर मैंने ज्वाइन करना है तो ये स्ट्रगल, ये टाइम और ये चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी, तभी जाकर मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो वो थोड़ा सा आप ऑडियंस को बताएं ताकि वो अपना डिसीजन बना सकें इस फील्ड में आने से पहले। जी, इसमें ये है कि सबसे पहले तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अपने चीज़ों को सीखना है, आपने लर्न करना है, लर्न करने के बाद आपने प्रैक्टिकल करना होता है। तो आई थिंक सो कि 6 मंथ जो है वो तो इनफ है कि आप पहले अपनी चीज़ों को सीखें, सीखने के बाद प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल करने के बाद आप फिर प्रॉपर अपने क्लाइंट से वर्किंग कर सकते हैं। लाइक इसमें मुझे जो हर्डल्स जो मुझे फेस करनी पड़ी हैं, उसमें डिफरेंट सिनेरियोज आए मेरे पास, डिफरेंट जो टाइम प्लेसेस आए, और सबसे जो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट को लेके भी था मेरे पास कुछ इश्यूज़ कि जी मैं उसको कैरियर को ग्रो करने में, और प्रेशर होता है कि जॉब्स को मैं पहले ही क्विट कर चुका था क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बिजनेस सेटअप भी करना था। तो यहाँ पे आके फिर मैंने क्लाइंट के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी, और फिर जब मैं क्लाइंट को रीच आउट कर रहा था, सर्चिंग कर रहा था, चीज़ें लेके आ रहा था, तो वहाँ पे भी कुछ जगह पे मुझे कुछ टेक्निकल्स, कुछ इस तरह की चीज़ों का इशू फेस करने पड़े। तो स्ट्रगल्स होती है जब आपने जर्नी को आगे लेके जाना, उन्हें कैरियर को ग्रो करना होता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल्स आती हैं, लेकिन आपने आगे प्लान और फिर प्लान ऑफ एक्शन कैसे करना है, उस जर्नी से कैसे निकलना है, वो आपके लिए मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये अप्रोच मैटर करती थी। ये चीज़ें तो आनी हैं, मैं पहले ही इस फील्ड को लेके कुछ जो डायरेक्शन थी वो ले चुका था, तो मैंने उन चीज़ों को फिर आगे फर्दर कैरी आउट करना था कि इन चीज़ों से निकल के आपने कैसे आगे। ठीक है। अच्छा, इसमें अब हमें ये बताएं कि आपको टाइम कितना लगा एक पहला क्लाइंट मिलने में और पहली अर्निंग स्टार्ट करने में, टोटल कितना टाइम आपको, 6 महीने, 2 महीने, 8 महीने, कितना टाइम पीरियड आपको लगा? जी, इट्स अगेन अ गुड क्वेश्चन। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ अपने प्रोस्पेक्टिव से कि अप्रोच ऑफ माइंड, कि मैंने क्या किया कि मुझे पहले तो मैंने क्लाइंट के लिए वर्किंग की, मैंने EVS देखा, ट्रेनिंग ली। अब ट्रेनिंग का जो लास्ट मंथ था उसमें मैंने कहीं ना कहीं गोल बनाया था कि मैंने चीज़ों को क्लाइंट की तरफ लेके जाना, तो विजिबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी मुझे, तो मैंने वहाँ से आज दो अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो 6 मंथ तक मुझे जो है वो क्लाइंट की सर्चिंग में लगा रहा मुझे, तो 6 से 7 मंथ के बाद मुझे क्लाइंट
मिला फर्स्ट क्लाइंट जो था। अच्छा, ऑडियंस का सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है या जिसको लेकर वो थोड़े इंटरेस्टेड भी होते हैं, तो ये होता है कि क्लाइंट, क्योंकि ऑब्वियसली वो ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद उनका अप्रोच होती है कि क्लाइंट जल्दी से जल्दी हम क्लाइंट हमें हायर करें और हमारी अर्निंग स्टार्ट हो। तो आप क्या एक रिकमेंडेशन देते हैं न्यूबीज आप इन्हें कह सकते हैं, वो लोग जो ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, तो कहाँ से उन्हें क्या वर्किंग करनी चाहिए, कहाँ से अप्रोच करना चाहिए, कहाँ से वो क्लाइंट्स तक अपने आप को अप्रोच करवा सकते हैं? जी, इसमें जैसे कि आपने बताया ट्रेनिंग का एक्सपोजर मिला, तो उसमें भी मैं कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सुनता हूँ कि जी हमें क्लाइंट नहीं मिल रहे, हमें अर्निंग करनी है। तो मेरा क्वेश्चन, चले मैं एक साइड पे भी रख दूँ, तो मेरा वहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि आपने क्लाइंट को लेने के लिए क्या काम किया। तो मेरे पास काफ़ी परसेंटेज 90% प्लस परसेंटेज है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने आंसर्स ही नहीं किया कि क्लाइंट लेने के लिए उन्होंने क्या किया। बेसिकली उन्होंने कोई काम ही नहीं किया कि सबसे पहले तो आपने कॉन्सेप्ट सीखना था, ठीक है जी, कॉन्सेप्ट आपने लेने थे, फिर आपने ट्रेनिंग्स जो लेते हैं वहाँ पे आपने चीज़ों को फोकस्ड होकर सुनना था। तो जब आप 2 स्टेप ये नहीं ले रहे तो कहीं ना कहीं तो आप लैग करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि कॉन्सेप्ट लें, फोकस्ड होकर सुने चीज़ों को, फिर प्रैक्टिकल चीज़ें स्टार्ट करें। तो मेरी सजेशन यही है, जितने भी न्यूबीज़ हैं जो कि ट्रेनिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारे EVS के भी स्टूडेंट हैं, तो राइट जो चीज़ें हैं वो चॉइस को रखें अपने सामने, अपने वीकनेस पॉइंट को भी देखें, उनके ऊपर वर्किंग करें और प्रॉपर एक रोड मैप लेके चलें। गोल्स हैं तो उनको अचीव करने की तरफ बढ़ें, प्लान है तो प्लान ऑफ एक्शंस की तरफ जाएं। ठीक है, ज़बरदस्त आंसर है आपका। अच्छा, इसमें ये बताएं कि ऑनलाइन ई-कॉमर्स का क्या फ्यूचर देखते हैं, उसकी स्कोप फ्यूचर में ये ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि अब देखें हम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को फोकस किया, जब नेगेटिविटी होती है, तो इसमें अब लोग ये कहते हैं कि जी ऐसी फील्ड हो चुकी है, हर पाकिस्तानी ही इसमें आ रहा है, तो अब ये जी कुछ अर्से तक ये दोबारा बैठ जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि जी इसका स्कोप क्या है, फ्यूचर में जाकर ये बैठ जाएगी या मज़ीद ये ग्रो करेगी या नहीं करेगी? जी, लाइक इसमें ये था कि जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो था कि जी वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो सैचुरेटेड हो चुका है, ये की जो टर्म है। तो मैंने प्रैक्टिकली देखा चीज़ों को बड़े ही डीप डाउन जाके, और ये मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट के पास आज भी टाइम नहीं, ये मैं अच्छे एक वेल स्किल्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो लाइक चीज़ों को लेके लोगों ने कंसेप्ट को ना कहीं खुद से आंसर बनाए। तो ऑनलाइन फील्ड जो है वो बहुत फास्ट है, इट्स लाइक अ सी, इसमें काफ़ी डायरेक्शंस हैं। हम कहीं ना कहीं अमेज़ोन पे ही स्टक रहते हैं। लाइक अगर भी हम एग्जांपल ले लें, लोकल ई कॉमर्स 7 बिलियन की रीच तक जाने वाला है हमारा लोकल ई कॉमर्स, जो कि पाकिस्तान में लेके आगे ग्रो किया जा रहा है, जो कि कुछ टाइम पहले $3 बिलियन पर खड़ा। जी जी बिल्कुल। तो ये रीच देख लें। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि हम जाते हैं कॉम्पिटिशन्स की तरफ, हम स्मार्ट वर्किंग नहीं करते, हम हार्ड वर्किंग पे वो करते हैं, और फिर दूसरा हमारा फोकस होता है आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को लेके आते हैं, रैंडम चीज़ों को ही क्लिक करते हैं। अब 7 जो है बिलियन की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपटीशन कम है अभी, तो ये अच्छा चांस है, अच्छी माइंडसेट होगा अगर यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते जाएं। अमेज़ोन पे तो हम कह रहे हैं पेड ट्रेनिंग में आपको सिखाया जा रहा है, लेकिन अगर आप उसके अंदर एक और इनकम स्ट्रीम लेके आ जाते हैं, तो लाइक आप ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स को लेके आ जाएं, उसके बाद आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म को लेके आ जाएं। अब इसमें मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि जब मैंने कैरियर को आगे ग्रो करना था, तो मैं कहीं ना कहीं स्टक नहीं होना चाहता था एक चीज़ पे। तो कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज मैंने दी हुई, फोटोग्राफी की सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, तो डिफरेंट तरीके से मैंने अपने आप को आगे कैरियर को बढ़ाने के लिए स्टेप लिए थे। मतलब आप आउट ऑफ द बॉक्स भी गई, मतलब सिर्फ चीज़ों को आपने वो प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग या लिस्टिंग तक नहीं महदूद किया, आपने उन चीज़ों पर भी फोकस किया जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे, या कर भी रहे तो बहुत कम लोग कर रहे। अब जैसे अगर हम देखें सैचुरेशन की बात करें, तो अगर हम स्टूडेंट से पूछें कि जी आप फ्रांस की मार्केट में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो एक मेजोरिटी होगी जो कहेगी नहीं कर रहे। ठीक है, फ्रांस एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर बड़ा पोटेंशियल है, तो हमने बेसिकली देखना है कि जी वो काम करें जो बाकी नहीं कर रहे, वहाँ पर आपको कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा। तो आउट ऑफ द बॉक्स ऑब्वियसली जब हम देखेंगे तो हमारे लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड को लेकर। अच्छा, इसमें अब ये बताएं कि सरगोदा में अनेबलर्स किस तरीके से चीज़ों को लेकर आ रहा है, जो ऊपर कैसे जा रहा है, या किस तरीके से लोगों को हेल्प आउट कर रहा है सरगोदा कैंपस जो है? जी, इसमें ये है कि लाइक हम एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे लिए एक ईजी वे है कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को अगर आपने लेके चलना आगे, कैरियर को ग्रो करना, तो कहीं ना कहीं हमारे पास पर्सनैलिटी मौजूद है। हमारे जो लीड ट्रेनर आकिब जवेद जो हैं, हम उनको कहीं ना कहीं आइडलाइज करते हैं। मतलब मेरे लिए बड़ा इजी था कि मैंने कुछ डिफरेंट टास्क करते हुए आपको देखा है, एक लिमिटेड टाइम में डिफरेंट चीज़ों को लेकर आप मैनेज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो होना चाहिए। हमें आइडियाज़ मिलते हैं, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट मिलता है, और प्रॉपर प्रैक्टिकल जो वर्क है उसमें मिलता है। तो सरगोदा जो कैंपस है इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी काफ़ी चीज़ों को लेकर आगे आ रहा है।
और हम इंशाल्लाह काफ़ी एक अच्छे चीज़ों की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह कम्युनिटी को गिव बैक करेंगे जो कि आपका एक मोटिव है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें आप क्लाइंट के साथ भी वर्किंग कर रहे हैं, अपना माशाल्लाह प्राइवेट लेबल भी आप कर रहे हैं, फोटोग्राफी की सर्विसेज भी आप दे रहे हैं और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ऑफिस को भी मैनेज कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप पर। तो इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं? डिफ़िकल्ट नहीं लगता कि ये काम भी कर रहा हूँ, वो कर भी रहा हूँ, तो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे ऊपर, मैं तो जस्ट अपना PL करके क्लाइंट के साथ वर्किंग करके और अपनी फोटोग्राफी की सर्विस देकर एक अच्छी अर्निंग करके घर में इजीली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। तो सरगोदा कैंपस में स्टूडेंट्स को ट्रेन करना, फिर सारी चीज़ों को लेकर चलना, सपोर्ट देना, उसके पीछे आपका क्या विजन है? क्या आप मतलब क्या एक माइंड में चीज़ है कि मैं सरगोदा के स्टूडेंट्स को क्या करना चाह रहे हैं? जी, इसमें यही है कि आई थिंक सो मैं ये सोचता हूँ कि जो काम आप शौक से करते हैं और जिस काम को करते हुए फॉर एग्जांपल अगर ये भी देखना हो कि क्या ऐसा काम है जो आपके कैरियर की तरफ लेके जाता है, तो मेरे ख्याल में अगर वो कोई ऐसा काम जो ऑल डे आप कर रहे हैं, ठीक है, जो उसके बाद थक नहीं रहे आप, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं महसूस करता हूँ तो इस पार्ट के अंदर कि मुझे आई थिंक सो पैशनेट हूँ इस चीज़ को लेके और डिफरेंट चीज़ों को करने का स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, मूव ऑन करना, लाइक वॉक में टाइम स्पेंड किया और फिर उसके बाद ट्रेनिंग में आप जाके इनरोल कर रहे हैं। तो कम्युनिटी को अनेबल्स की खूबसूरती ही है कि जब अनेबल्स का पार्ट बनते हैं तो वहाँ पे एक जो टीचिंग है वो इस तरह होती है कि आपने कम्युनिटी को गिव बैक करना है, तो कहीं ना कहीं चीज़ कनेक्ट जाती है आपकी तरफ कि आप भी कम्युनिटी को गिव बैक कर रहे थे, चीज़ों को मैं देख रहा था और उसी चीज़ों को फुट स्टेप को फॉलो करते हुए तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर कनेक्ट हुई हैं, डायरेक्शन मिली और मैंने मतलब खुद भी कामयाब होना है तो अपनी कामयाबी के बाद लोगों को भी कामयाब करना है, तो ये बेसिकली बैकग्राउंड एक चीज़ होती है जो हम करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, काफ़ी हमने सीरियस क्वेश्चन किए। अब बताएं कि आपने ऑडियंस भी जानना चाह रही है कि आपने अभी तक शादी आपकी हो चुकी है, नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं की अभी तक आप? जी, इसमें जो है कि हो चुकी है ये काफ़ी, इसमें यह है कि शादी अभी तक नहीं हुई। अच्छा। और इसको कहीं ना कहीं मैं यही देखता हूँ कि एज अ एशियन कल्चर के हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अच्छा एक डिसीजन ले सकते हैं, तो ये मैंने उनकी तरफ ही छोड़ा हुआ है और मैं कैरियर की तरफ आगे जा रहा हूँ, तो जैसे हमको बेटर लगेगा तो इंशाल्लाह देखें कि जी अगर आप फोकस्ड रहेंगे और अगर अपने कैरियर की तरफ लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फोकस्ड होना है, तो ये चीज़ें तो फिर लाइक होती हैं चीज़ें, लेकिन ये है कि कैरियर की तरफ हम भी ठीक है। अच्छा, एंड पर आप कोई हमारी ऑडियंस को मैसेज देना चाहें, जो लोग देख रहे हैं या जो चाहे हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स बनने की तरफ आ रहे हैं या जो ई-कॉमर्स की फील्ड को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि इस फील्ड में आने से पहले या अगर आ चुके हैं तो क्या वो करें या क्या उन्हें करना चाहिए? जी, इसमें ये है कि सारे जितने भी न्यूबीज़ हैं हमारे ABA स्टूडेंट हैं जो कि अभी भी हमें सर्च आउट कर रहे हैं कहीं पे और ये फैसला लेने में रुक रहे हैं या स्टक हो रहे हैं या आगे भी बढ़ रहे हैं कुछ लोग, तो आपने कंपटीशन वाली लाइन से निकल कर आपने वहाँ पे आना जहाँ पे डिमांड और कंपटीशन कम है, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके आएँ और इसके अंदर ये है कि पहले जर्नी को सीखें, सीखने के बाद जाके आप आगे वर्किंग करें, प्रैक्टिकल जर्नी करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, तो फिर आगे कहीं आगे जाके आप अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं और आप अपने कैरियर को ग्रो कर सकते हैं। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करना चाहिए, रिसर्च वर्क करना चाहिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आप सीख जाएंगे उस एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में आके, उसको वर्किंग स्पेसिस में आके कि अब आपने जो है डायरेक्शन किधर लेके जानी है। ये कितना टाइम पीरियड चाहिए एक बंदे को, जो आप कह सकते हैं कितना टाइम, एटलीस्ट इतना टाइम होना चाहिए उसको सक्सेसफुल होने के लिए या इस फील्ड में से गुजारना चाहिए? इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बेसिकली मैं इसलिए डिफ़िकल्ट कह रहा हूँ कि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और हमसे डिफरेंट स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे होते हैं और मैं हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन, मेरा काउंटर क्वेश्चन होता है कि देखें आप जो हैं एक स्टूडेंट है हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम एक बार ही EBS को देखेंगे, एक बार लेक्चर को देखेंगे तो हमें आइडिया आ जाएगा, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि जी 3 से 4 बार हम उस लेक्चर को देखेंगे, सुनेंगे, तब हमें चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी। तो यहाँ से सिंपल बात है कि पिकिंग पावर, आप कहाँ से चीज़ों को लेके जा रहे हैं आगे, कैसे उसको अप्रोच माइंडसेट के कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 100% का रेशियो है हमारे पास कि 30% स्किल है, अगर कोई ये सोच रहा है कि 30% स्किल मेरे पास आ गई तो 30% रेशियो है उसका। 40% क्या है कि आपने रिप्रेजेंट कैसे करना अपने काम को, और उसके बाद 30% हमारे पास आ जाता है वो है कम्युनिकेशन स्किल। तो इन तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको डिपार्टमेंट्स ही मैं कहूँगा, क्योंकि प्रोफेशनल्स जब आपने चीज़ों को लेके जाना होता है तो आपने ओवरऑल 100% देना होता है अपना। तो आपने अपने कैरियर को इन्हीं 3 जो मैंने बताए हैं सिनेरियोज, इनमें देखना है और वक्त के साथ साथ बिल्ड करना, अपनी इनहेंस करनी है अपनी स्किल्स।
तो इंशाल्लाह इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन, लेकिन जितना आप हार्ड वर्क करेंगे और बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है, अल्लाह ताला जो है वो आपको रिवार्ड देता है। तो इंशाल्लाह इसको आप ले सकते हैं कि अगर आप 6 मंथ देते हैं और प्रैक्टिकल जर्नी भी लेके जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास 1 ईयर तो कम अज़ कम होना चाहिए कि आप इस कैरियर को लेकर आगे जाएँ। तो अर्निंग के प्रोस्पेक्टिव से ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें तो थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्किंग इस फील्ड में बड़ी ज़रूरी है अगर आप अपने आप को इसमें प्रो करना चाह रहे हैं और कल को अपना एक कैरियर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आप पहले एपिसोड में आए, आपने अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर किया, बताया कि आपको क्या चैलेंजेस, क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी इस पूरी जर्नी में। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।